हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं यूनिट पेपर 1 कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स को लेके। आज हम सभी आ चुके हैं लेक्चर नंबर 18 पे। आप सभी के अपने यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को लेके आगे कंटिन्यू करें उससे पहले अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और साथ साथ आप सभी की पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। जी हाँ, यूनिट नंबर 9 है और 10 यूनिट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बता दूं आप सभी को आज अपना लेक्चर नंबर 18 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 17 लेक्चर्स ऑफ द यूनिट 9 हमने डिस्कस कर लिया है। बट अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस आउट कर दिया है ना, तो आई विल रिकमेंड यू, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार 17 क्लासेस जो भी आपके मिस आउट हुआ आप उसको एक बार विजिट कर लीजिए, आप एक बार उसको स्टडी कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑल 17 लेक्चर्स का। और देखिए, जब आप ऑल लेक्चर्स को करेंगे ना तो प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो सिस्टमैटिक भी होगा और बेहतरीन भी होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो वेयर वी वर यस्टरडे, वी हैव सीन यस्टरडे, हमने कल देखा कल की क्लास में कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। फिर हमने ये देख लिया था कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, क्या मतलब होता है, कहाँ पे हार्म करता है, रिन्यूएबल क्या होता है, क्या उससे होता है। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करें यहाँ पे और समझेंगे नॉन रिन्यूएबल के टाइप्स या नॉन रिन्यूएबल आपके जो होते हैं वो किस किस तरीके का हो सकता है, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आपको नॉन रिन्यूएबल चीजें फाउंड होती हैं। तो वैसे हम लोगों ने कल भी देखा था फॉसिल फ्यूल्स, हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। मैं बताया था नॉन रिन्यूएबल में 2-3 नाम याद रखना है आपको। नॉन रिन्यूएबल के अंदर में 2-3 नाम याद रखना है, इसको आप मगअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्या आपका ध्यान रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल में बोलेंगे मेरे साथ में फॉसिल फ्यूल्स, नंबर 2 बोलेंगे मेरे साथ में पेट्रोलियम ऑयल, एंड नंबर 3 मेरे साथ आप जो बोलेंगे वो क्या होगा, कोयल। चलिए कोयला, ठीक है ना। तो आज आगे बढ़ रहे हैं आप, पहले हम आप साथ में पेट्रोलियम को लेके आके पेट्रोलियम अपना क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम क्या कुछ अपना करता है। देखिए, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें ना तो सबसे पहले ध्यान समझिए। देखिए होता क्या है ना, अगर मैं आपसे बात करूं रॉक्स की बात में करूं आपसे, अगर मैं आपसे रॉक्स की बात करूं, हाँ देखिएगा यहाँ पे, तो पहली बात है हम समझते हैं आखिर जो पेट्रोलियम ऑयल है, जो ऑयल कहाँ पे अकर होता है, ऑयल कहाँ से अकर होता है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए, जब रॉक फॉर्म होता है, जब रॉक बनता है ना, ठीक है, तो रॉक जब फॉर्म होता है तो वहीं से आपका ऑयल भी अकर होता है। ठीक है, तो होता है क्या ना, जो आपका ऑयल होता है ये कहाँ आपको मिलता है, जो आपका रॉक होता है, जब रॉक बनता है, जब रॉक फॉर्म होता है, तो रॉक जब फॉर्म होता है तो वहां से ऑयल निकलता है। क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। ठीक है, अब ऑयल क्या होता है ना, इसे आप क्या करते हो, आप इसे प्रोसेस करते हो रिफाइनरीज में, जिससे फिर उसके बाद क्या बनता है आपका, फिर वहां से आपका होता है ये क्रूड ऑयल। ठीक है, जो मिक्सचर होता है किस चीज का, हाइड्रोकार्बन का। और जब आप इसी क्रूड ऑयल को आप जब क्या करते हो, प्रोसेस करते हो किसके द्वारा, फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन के द्वारा, तो फिर वहां से निकल के आता है आपका पेट्रोलियम ऑयल, जिसे आप यूज कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए, अपना रॉक होता है, जब रॉक फॉर्म होता है आपका तो वहां से क्या निकलता है, वहां पे आपका ऑयल, वहां पे आपका ऑयल बनता है, वहां पे आपका ऑयल अकर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ऑयल बिना किसी प्रोसेस के, अभी कुछ आपने नहीं किया है, तो ये ऑयल क्या है, ये आपका क्रूड ऑयल है। ठीक है, और जब यही क्रूड ऑयल को क्या करते हो, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन द्वारा पास करते हो, तो वहां से जो निकल के आता है आपका वो होता है पेट्रोलियम ऑयल, जिसे आप यूज कर सकते हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या हम समझना है, कोल के बारे में। कोयला क्या होता है देखिएगा, अगर हम कोयला की बात करें तो ये क्या है, ये ब्लैक और ब्राउन कार्बन से सेडिमेंट्री या कह सकते हैं रॉक है, जो कैसे बनता है, जो बनता है आपका जो समझिए प्लांट मटेरियल होता है ना, जो प्लांट होता है आपका, जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां से जो निकल के आता है, जो वहां से बनता है,
अब ऐसा नहीं कि आज प्लांट आपका डिकम्पोज हो रहा है तो कल आपका कोयला बन जाएगा, ऐसा नहीं। जब कोई प्लांट का मटेरियल डिकम्पोज होता है, फाइन, तो वहां पे रॉक बनता है, और वही प्रोसेस, वो चीज लगभग ऑलमोस्ट मानिए मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या निकल के वहां से आता है, कोयला। फाइन, इज इट क्लियर? अब देखिए जो आपका जो कोल बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो कोल को बनाने का फॉर्मेशन जो तरीका है ना, आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहते हो दैट इज व्हाट वी कॉल क्वालिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफिकेशन। अगर मैं कोयला की बात करूँ ना, तो कोयला में कितना देता है, 30.3% ग्लोबल प्राइमरी। वैसे आपको डाटा जाते हैं, जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे रीड कर लीजिएगा। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला में आपके क्या क्या कार्बन के कंटेंट्स पा देते हैं, इस बस नाम याद कर रखिएगा। पीट अपना हो गया, लिग्नाइट और ब्राउन कोल अपना हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया अपना, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिटुमिनस कोयला को हम सभी सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 80% कार्बन पाया जाता है। इसे हम सभी एंथ्रासाइट कोयला भी कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का अपना होता है, ठीक है, जिसमें 90 to 95% कार्बन पाया जाता है, 5% आपके दूसरे वोलेटाइल मेटल्स होते हैं। ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं ग्रेडिंग कोयला की बात करूं, तो आप कोयला को कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अपना क्या होता है, पीट अपना हो गया, लिग्नाइट और ब्राउन कोल अपना हो गया, बिटुमिनस कोल हो गया, एंड एंथ्रासाइट अपना कोल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बिटुमिनस कोल क्या होता है आपका, जो सॉफ्ट कोल होता है आपका, ठीक है, तो वो उसे आप बिटुमिनस कोल कहोगे। आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि सॉफ्ट कोल किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कोल को हम सभी किसे कहते हैं, सॉफ्ट कोल हम लोग बिटुमिनस कोल को कहते हैं। और बेस्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है आपका, आप कहोगे एंथ्रासाइट का। आ सकता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा, बिकॉज इसके अंदर में कार्बन जो होता है वो 90 to 95% प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डाटा लिखा गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं इसको हाईलाइट किया गया, देखिएगा डाटा क्या है। कोल इज द मोस्ट एबुडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स। अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं, तो जो कोल है ना, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है, पाया जाता है। अगर मैं इसके कंजप्शन की बात करूं, विच एट करंट रेट ऑफ करंट ऑफ कंजप्शन में लास्ट अप टू 200 ईयर्स, यानी कि अगर जिस तरीके से हम इसको अभी यूज कर रहे हैं, तो अभी भी ये 200 ईयर्स तक इसको यूज किया जा सकता है। करंट रेट को देखा जाए तो चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया आर द 5 मेजर कोल प्रोड्यूसर। एग्जामिनेशन में आ सकता है, एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो कोल को प्रोड्यूस करती हैं। देयर आर 5 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, मेजर कंट्रीज हैं। है तो और भी हैं, ऐसी बात नहीं, और भी है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेजर टर्म्स में, जो सॉरी, जो ज्यादा करती है, तो आपका चाइना हो गया, यूएसए अपना हो गया, इंडिया अपना हो गया, अपना ऑस्ट्रेलिया अपना हो गया, और इंडोनेशिया। ये 5 नेम्स ध्यान रखिएगा। ये वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड में अगर कोई टॉप प्रोड्यूसर्स हैं जो वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल को, तो ये 5 कंट्रीज हैं, चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, बी रिमेंबर, फाइन। अगर मैं बात करता हूँ कोल डिपोजिट जो इंडिया में है ना, तो कहाँ पे, आप हैं गोंडवाना एज में, कहाँ पे, गोंडवाना एज में, ध्यान रखिएगा, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो आप लोग इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है नेचुरल गैस। फिर हमारे क्या आता है, फिर हमारे लिए आता है इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल गैस। अब होता है क्या ना, एग्जामिनेशन में आ चुका है 2019 की अगर बात करें, 2019 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था नेचुरल गैस को लेके, कि कौन सा, मतलब कि क्वेश्चन था कि अमंग द फॉलोइंग बताना था आपको कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल था। आई डोंट रिमेंबर कि क्या परफेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज, आई डोंट रिमेंबर, बट the question was like ki, among the following identify the renewable or non-renewable, fine. So you need to know which are the different types of non-renewable sources and which type of gases are called renewable, fine. So if we talk about the natural gas, अगर हम बात करते हैं natural gas का, तो natural gas क्या आपका, natural gas is एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करता हूँ natural gas का, तो natural gas क्या आपका, natural gas आपका क्या है, natural gas आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल के रिन्यूएबल है। तो नेचुरल गैस इज जो, बी रिमेंबर, नेचुरल गैस इज जो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, फाइन, क्लियर है। नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल होता है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि भैया नेचर द्वारा पाया गया है तो रिन्यूएबल होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फॉसिल फ्यूल्स की बात करिए, आप कोयले की बात करिए, आप पेट्रोलियम ऑयल की बात करिए, समझ रहे मेरी बातों को। तो ये सभी चीज जो है ना, कोयला, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, ठीक है,
तो ये सभी हमारे क्या है, सभी नेचुरल गैस हो गया, तो ये सभी हमारे नॉन रिन्यूएबल क्या है, ध्यान रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनेशन में आ चुका है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं है। अब देखते हैं, आप थोड़ा सा बात करते हैं नेचुरल गैस के बाद, नेचुरल गैस क्या होता है। देखिए, तो अगर आपसे नेचुरल गैस की बात करूँ ना, तो नेचुरल गैस में क्या क्या चीज आती है, तो नेचुरल गैस के अंदर ध्यान रखिएगा आपका मीथेन, नेचुरल गैस में क्या आता है आपका मीथेन आता है, CH4 जिसे हम सभी कहते हैं, बुटेन आता है आपका, ठीक है ना, इथेन आता है आपका, प्रोपेन आता है आपका, ठीक है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसी है, कम है ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखिए, देखिए फॉसिल फ्यूल्स की हाई होती है, नेचुरल गैस की वेरी हाई होती है। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि आप बताओ नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स में कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो आप किसे बोलेंगे, आप कहेंगे नेचुरल गैस। देखिए दोनों की होती है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स में, तो नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू और भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इज इट क्लियर? फाइन। क्या क्या चीज आती है हमारे नेचुरल गैस में, तो नेचुरल गैस हमारी मिथेन, बुटेन, इथेन, मिथेन, इथेन, बुटेन, प्रोपेन, ये सभी हमारे इसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारे कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स है ना, आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप हीट और प्रेशर लगाओ तो किसमें बदल जाएगा, ये आपके ये ऑयल में, कोयला में, कोयल में, ये सब चीजों में बदल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। Aichi was formed from the decaying plant animals millions of years ago. That's clear. आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सामने आता है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझते हैं यहाँ पे आखिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है और क्या कुछ है, इसके में ध्यान रखिएगा। देखिए बता दूं आप सभी को, जो ज्यादातर जो हमारे ध्यान रखिए, जो हमारे मैक्सिमम मैं बात करूं तो ज्यादातर जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो कहाँ से आते हैं हमारे, वो आपके आइदर डायरेक्टली करिए या इनडायरेक्टली करिए, कहाँ से आ रहे हैं आपके, वो सनलाइट हो गया, सन के द्वारा आते हैं, बात समझ रहे हैं। यानी अगर मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो मैक्सिमम जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आती है हमारे पास में, आप डायरेक्टली बात करो या इनडायरेक्टली बात करो, जो हमारे पास पहुंच रही है घर में, बिल्डिंग में, कहीं पे, तो वो कहाँ से आ रही है, वो हमारी आ रही डायरेक्टली आ रही, समझ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, सन से। कहाँ से आ रही है, सन से हमारे पास डायरेक्टली ये पहुंच रही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान देखिए, बात और ध्यान रखिएगा, अगर बता दूं आप सभी को एटलीस्ट कितना, कम से कम कितना, एटलीस्ट 40% इंडिया का जो टोटल पावर कैपेसिटी, क्या इंडिया का जो पावर कैपेसिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो अभी तो कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन आने वाले समय यानी 2030 तक कम से कम इंडिया की जो पावर कैपेसिटी, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आने वाली है, वो 40% हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे सपोज किया अभी हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, सन मानिए सोलर एनर्जी हो गया, या जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में देखेंगे किस किस तरीके के होते हैं, तो यानी जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो उसमें जो भी आ रही है हमारी, तो वो वहां से भी 40% से कम आ रही है। बताता हूँ कितने आ रही है आपके पास, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ रही है, जो 40% तक हो जाएगी 2030 तक, यानी कि 2030 तक में हम ज्यादा अच्छा से यूटिलाइज कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो ये बेटर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि देखिए होता है क्या ना, जब आप रिन्यूएबल को यूज करते हो ना, तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है, समझ रहे हैं, बेटर भी होता है, प्रॉब्लम भी इससे नहीं होता, नेचर के लिए बहुत ही बेटर है अपना रिन्यूएबल वाला, समझ रहे हैं। फाइन, आगे बढ़े, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा है आपका सामने, हाँ देखिए, मैं इसको रीड करता हूँ, यहाँ पे देखिए, इस डेटा को देखिएगा, तो इसे देखिएगा, एटलीस्ट 40% ऑफ इंडियाज टोटल पावर कैपेसिटी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दिस एम्बियस टारगेट विल हेल्प इंडिया ऑफर ग्लोबल कॉम्पिटी बाय 30 or 35% reduction in the greenhouse gas emission intensity of its economy below 2005 level by 2030 as a part of its intended national determined contribution INDC under the Paris Agreement। ध्यान समझे, देखिए था क्या ना, होता क्या ना, आपका एक पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत जल्दी हम लोग इस लेक्चर में पाएंगे, उस समय डिटेल में आपको मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए होता है क्या, पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है कि हमें कुछ भी करके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है।
उसके चीजों को कम करना, प्रॉब्लम होता ना उससे ना, तो कम करना था। तो इस जो टारगेट सेट किया गया कहाँ पे, पहले सेगमेंट में, किस लिए किया गया है, को कम करने के लिए किया गया है। तो इस बहुत ही अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर हम 40% इंडिया का जो पावर कैपेसिटी कहाँ से ले, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ले, तो ठीक है ना। और ये इंडिया के टारगेट को अचीव करने में बहुत मदद करेगा। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, इसको 35 कितना, अगर 40% तक हमारा पावर कैपेसिटी हो जाएगा जिस दिन, ठीक है, तो समझिए उस दिन हमारे पास 30, यानी उस दिन कितना, 35%, कितना 35%, 35% हमारा रिडक्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का। ये बात समझ पा रहे हैं, किसका पार्ट है ये पार्ट है आईएनडीसी का पार्ट है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में हुआ। इज इट क्लियर? फाइन फाइन फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट है, फिर आता है हमारे टाइप्स को लेके कि किस किस तरीके के हमारे होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे किस किस तरीके के अपने होते हैं। पहला क्या आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है जानते हैं हम सभी। सोलर एनर्जी क्या होता है, एक मतलब समझ ही रहे ना, एनर्जी का सोर्स, मतलब सोलर एनर्जी क्या, जो सूर्य की रोशनी द्वारा जो हमें, यानी जो सन रेज द्वारा जो हमें एनर्जी गेन हो रही है, सन रेज द्वारा जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल द सोलर एनर्जी। इज इट क्लियर? फाइन। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर सर्वाइव करना तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होता है, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर समझा देता हूँ। यहाँ पे अपना एक होता है फ्यूजन, अपना होता है फ्यूजन, फ्यूजन, और अपना एक क्या होता है, फिजन। ठीक है, फिजन। समझते हैं कि पहले कि फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर होता है। देखिए जब हम फ्यूजन की बात, देखिए फ्यूजन देखिए होता है क्या, फ्यूजन देखिए समझिए होता है क्या है। तो फ्यूजन में क्या होता है ना, फ्यूजन में सपोज कि आपके पास एक यहाँ पे ये न्यूक्लियर था, आपके पास ये है पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस है, ये आपका मान लीजिए, ये आपका सपोज कि आपका ये है, आपका मान लीजिए ये है। तो फ्यूजन में क्या होता है ना, फ्यूजन में इन सभी पार्टिकल्स को मिला के, क्या, इन सभी को ऐड कर दीजिए आप पार्टिकल्स, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा फ्यूजन। क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होता है, देखिए फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है सपोज कि आपके पास एक पार्टिकल था बड़ा सा था, तो ये क्या हो रहा है, छोटे पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है छोटे में, ये आपका छोटे में डिवाइड हो गया। समझ, फ्यूजन क्या होता है, जब देखिए जब पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं तो फ्यूजन बोलोगे, और जब पार्टिकल्स डिवाइड हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, तो आप क्या से कहते हो, आप इसे फ्यूजन कहते हो। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। यहाँ से हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है, जो बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अब देखिए जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, समझ रहे हैं, जो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, या फिर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जो अपने खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो इनके लिए सन की रेज बहुत जरूरी है। फाइन, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, आप इसको रीड कर लीजिएगा, बस रीड नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फाइन। फिर देखिएगा यहाँ पे हमारे और भी हमारे होते हैं, मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ होता है क्या, आप देखिए विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या हमारा, ये भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। ये भी क्या, ये भी हमारा पार्ट है किस चीज का, ये भी हमारा पार्ट है किसका, ये हमारा पार्ट किस चीज का, ये भी हमारा पार्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात था, मैं बताना भूल गया आपको। देखिए जब हम बात करते हैं ना, ध्यान से प्लीज सुनिएगा, जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी का, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो सोलर एनर्जी देखिए बेटर है, सोलर एनर्जी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको सन की रेस मिल रही है इसमें,
और आपका वर्क यहाँ पे हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जानते हैं आप सोलर एनर्जी का प्रॉब्लम क्या है, सोलर एनर्जी का नुकसान क्या है? अगर मैं सोलर एनर्जी का लिमिटेशन की बात करूं तो आखिर क्या क्या इसके लिमिटेशन देखिए क्या क्या है। तो पहली बात तो सोलर एनर्जी को लगाना ही बहुत एक्सपेंसिव है, ये कहना है उसको लगाना क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है बहुत, ठीक है ना, चीपर नहीं कि आप जब चाहेंगे इसको लगवा सकते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव, ये इसका पहला डिसएडवांटेजेस है। नंबर 2 इसका प्रॉब्लम देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है इसका कि इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको स्टोर ही नहीं कर सकते हो। दिस इज सेकंड प्रॉब्लम कि आप इसको डिफिकल्ट, इसको क्या करना है, इसको स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट, ध्यान रखिएगा। तो इसका सेकंड प्रॉब्लम है कि इसको स्टोर करना क्या डिफिकल्ट है। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम क्या देखिए, ध्यान रखिएगा। तो सोलर एनर्जी का तीसरा प्रॉब्लम क्या है ना कि सोलर एनर्जी के अंदर ध्यान रखिएगा हम लोग यूज क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के अंदर हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन। क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी में क्या यूज करते हैं, सोलर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन को, सिलिकॉन को, ठीक है। और सिलिकॉन हम यूज करते हैं कहाँ पे, सिलिकॉन को कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं एसपीवी, ध्यान रखिएगा कहाँ यूज करते हैं हम लोग सिलिकॉन को। अगर आपसे बोलो हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं तो आप पूछो कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग यूज कहाँ करते हैं इसको, हम यूज करते हैं एसपीवी में। कहाँ पे, एस पी वी में, कहाँ पे, एसपीवी में। एसपीवी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एसपीवी मतलब होता है सोलर फोटो वोल्टिक सेल। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सोलर, सोलर मैं लिखता हूं यहाँ पे, कहाँ पे, सोलर फोटो वोल्टिक में, ठीक है ना, वोल्टिक सेल में। अब एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, आप देखिए जितने भी हमारे चीजें होती है ना आपका एनर्जी को लेके, उसमें आपका क्या होता है ना, उसमें आपका सिलिकॉन पाया जाता है। और सिलिकॉन क्या है, थोड़ा सा डेंजरस होता है, सिलिकॉन थोड़ा सा क्या होता है ना, ये ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो यही एक बहुत ही बड़ा इसमें सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंसिव होता है, पहली बात है, इसको स्टोर करना डिफिकल्ट होता है। एंड तीसरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपका सोलर एनर्जी में कि सोलर एनर्जी जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। और सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, सिलिकॉन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, इवन हार्मफुल भी होता है, ठीक है ना। कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एसपीवी सेल के तौर पे, सोलर फोटो वोल्टिक सेल के तौर पे। इज इट क्लियर, फाइन। सो दैट्स ऑल, आइटम इतना ही रखेंगे आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे। होप सो आपको समझ में आया, कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर नीचे पूछ दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा आप सभी को। एंड चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, आप सभी को सारी अपडेट्स यूजीसी इंटरनेट की मिलती है और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाए। यहाँ पे आपको ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे। जी हाँ, हम लोग लेक्चर नंबर कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 19 के साथ में, अपने यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।